नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक नहीं सुना है तो कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 5वां भाग शुरू करते हैं। सुबह जल्दी तैयार होकर के उर्वशी एक सूटकेस लेकर के डैड के घर जाने के लिए निकलने लगी तो आदित्य ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह किसी को बिना बताए क्यों जा रही हो उर्वशी? कम से कम मॉम डैड को बता दिया होता। अभी मैं किसी को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जो कुछ भी बताना है कोर्ट के माध्यम से बताऊंगी। मॉम डैड को भी सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। उन्होंने मेरे साथ क्या अन्याय किया है। हमारी शादी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार वे दोनों हैं। अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह की। उनसे तो मुझे निपटना ही पड़ेगा। इतना अभिमान, इतना गुस्सा भर के रखा है मन में, इतनी नफरत है हम लोगों से। अभिमान नहीं, अपमान की आग जल रही है दिल में। अभिमान तो उससे होता है जो अपना होता है, जिससे प्यार होता है। ना तो तुम मेरे हो और ना ही तुमसे मुझे प्यार है। मेरा हाथ छोड़ो आदित्य, मुझे जाने दो। उर्वशी को जाते हुए देख करके आदित्य सोचने लगा। समय ने फिर एक बार अतीत को दोहरा दिया। इस तरह जूही भी एक दिन उस वक्त घर से निकल गई थी जब वह प्रेग्नेंट थी, और आज फिर उर्वशी वही काम कर रही है। उस समय मुझे जूही को रोकना चाहिए था, परंतु रोक नहीं पाया। आज तक मुझे पता नहीं चला जूही कहाँ है, किस हाल में है। डैड की बात मान करके मैंने जूही के साथ साथ अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। धन संपत्ति के मोह में पड़ गया था, उसकी सजा मिल रही है मुझे। ना मैं जूही का हो पाया और ना ही उर्वशी का। उस समय डैड की बात मान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस बार मैं ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। जब तक उर्वशी मेरे बच्चे को जन्म नहीं देती है तब तक उसे मेरे पास रहना पड़ेगा। इसका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद वह क्या निर्णय लेती है देखा जाएगा। हाथ पकड़ करके क्या सोच रहे हो आदित्य? छोड़ो मेरा हाथ और मुझे जाने दो। आज मुझे तुम नहीं रोक पाओगे, हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उर्वशी ने कहा। नहीं उर्वशी, आज मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। मैंने जो भी बुरा भला कहा है शब्द वापस लेता हूं, मुझे माफ कर दो। शब्द तो धनुष से निकले तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो निशाने पर लग ही जाते हैं। तुम्हारे शब्द सीधा मेरे दिल पर लगे हैं। दिल पर लगे यह घाव आसानी से भरने वाला नहीं है। तुमसे रिक्वेस्ट है उर्वशी, जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देती हो तब तक मेरे पास रुक जाओ। मेरा कर्तव्य तुम्हारी देखभाल करना है, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। उसके पश्चात तुम्हें जो करना है करना। मॉम डैड को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मॉम डैड को दुख देने का कारण मैं नहीं हूं, तुम हो आदित्य। फिर मैं क्यों चिंता करूं? मैं जानता हूं और मानता हूं मेरी गलती है। मुझे माफ करके मेरी बात मान लो। इसके पश्चात तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझसे अलग रहना है, अलग होना है तो हो जाना। तुम चिंता मत करो। जन्म के बाद तुम्हारा बच्चा मैं तुम्हें ही सौंप दूंगी। तुम्हारा बच्चा मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मुझे जिंदगी नई तरह से शुरू करनी है और समय रहते शुरू हो जाए तो अच्छा है। अतीत की कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखना चाहती। ठीक है, तुम्हें जो करना है करना। पहले तब तक मेरे पास रहो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है। एक शर्त पर तुम्हारी बात मानने को मैं तैयार हूं। जब तक रहूंगी मैं अलग कमरे में रहूंगी। तुम किसी भी बात के लिए मुझे विवश नहीं करोगे। मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालोगे। मंजूर है? आदित्य से हाथ छुड़ा करके उर्वशी अपने कमरे में चली गई। उसने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। जा करके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आदित्य उर्वशी को जाते हुए पीछे से देख रहा था और सोच रहा था, बच्चा तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें दूंगा नहीं, चाहे मुझे कानूनी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, करो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल मेरे बच्चे में दिलचस्पी है और उसे मैं हर हाल में पाना चाहूंगा। आखिर जूही को एक कारपोरेट बैंक में एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर के पद पर नौकरी मिली। इस बात से जूही, प्रतिभा एवं मुकेश तीनों खुश थे। लेखा अब 1 साल की हो गई है।
एक दो पग चलने लगी है, तुतला करके बोलने लगी है, कभी माँ कभी ना ना बोलती है, तो मुकेश का दिल भी खुश हो जाता है। मुकेश ने ही लेखा को ना ना बोलना सिखाया है। लेखा का मासूम चेहरा और फूल जैसी मुस्कुराहट को देख करके मुकेश की तबीयत भी पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। फिर भी तब गहन चिंता में डूब जाता है जब कोई पुराना जख्म कुरेद देता है। जूही भी अपनी नौकरी और अपने परिवार को लेकर के इतनी व्यस्त रहती है कि किसी भी बात के बारे में उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। घर आते ही लेखा जूही को देखते ही माँ माँ करके गोद में आने के लिए बेचैन हो जाती है। कुछ देर उसका समय देना, उसके साथ खेलना जूही को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर की थकान मिट जाती है। छुट्टी के दिन में घर में क्या क्या सामान चाहिए, लेखा के लिए क्या चाहिए, खरीदारी में ही जूही का समय ऐसे निकल जाता है जैसे तेज गति से समय पंख लगा करके उड़ गया। आजकल जीवन को एक अलग ढंग से जीने का आनंद उठा रही है जूही। उसे मां बन करके जो खुशी मिली है वह खुशी पहले नहीं मिली थी। जूही को खुश देख करके आजकल प्रतिभा और मुकेश भी खुश हैं। जूही के खुशी में उस दिन बाधा उत्पन्न हो गया जिस दिन बैंक में अचानक आदित्य से उसकी मुलाकात हो गई। वह चुपचाप बैठ करके काम कर रही थी कि किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस जूही, हाउ आर यू। जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ते ही जूही ने नजर उठा करके देखा तो सामने आदित्य को खड़ा पाया। 1 साल के बाद अचानक आदित्य को देख करके जूही क्या कहे, क्या जवाब दे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी बैंक में किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, इसलिए जवाब देना भी आवश्यक है। और आदित्य इस कारपोरेट बैंक की एक बहुत बड़ी पार्टी है, अर्थात एक वैल्यूएबल कस्टमर है। जूही उठ करके खड़ी हो गई और प्रोफेशनल अंदाज में सॉफ्टली कहा, आई एम फाइन, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। मेरा काम ब्रांच मैनेजर ने कर दिया है, आपको कष्ट नहीं दूंगा, बस आपका हालचाल जानने आया था। आदित्य की बात सुन करके जूही को गुस्सा आया, परंतु गुस्से को नियंत्रित करते हुए उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती मिस्टर, आप मेरे लिए कस्टमर हैं, इसलिए कस्टमर को जो सेवा देनी चाहिए वह दे सकती हूं। मैं अपने बारे में आपको कैसे बताऊं जब मैं आपको जानती ही नहीं हूं। प्लीज पर्सनल बातें ना पूछे। मैंने कोई पर्सनल बातें नहीं पूछी, केवल आप कैसी हैं पूछा है। किसी का हाल चाल पूछना कोई पर्सनल बात नहीं होती है। मैं आपको नहीं जानती हूं, फिर क्यों पूछ रहे हैं। मैं एक कस्टमर भी हूं और एक इंसान भी हूं। एक कस्टमर और इंसान होने के नाते इतना तो पूछ ही सकता हूं। फिर ठीक है, मैं बता देती हूं, मैं अच्छी हूं। जूही सिर झुका करके अपना काम करने लगी। आप बहुत बदल गई हैं, अब आप पर्सनल बातें कर रहे हैं मिस्टर, प्लीज आप जो भी हैं प्लीज पर्सनल बातें नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं जानती हूं। स्पष्ट जवाब दे करके जूही अपना काम करने में व्यस्त हो गई। परंतु किसी ने अगर पुराने जख्म को कुरेद दिया तो काम में मन भी कैसे लग सकता है। मन तो इतना चंचल है कि दिशाहीन भटकने के लिए फिर से बेचैन हो गया। मैं जिस बात से बहुत दूर रहना चाहती हूं, ना जाने क्यों समय का चक्र घूम करके उसी जगह पर आकर के ठहर जाता है। आखिर समय क्या चाहता है मुझसे। मैं खुद को और अपने परिवार को बहुत बुरे दिनों से निकाल करके यहां तक ले आई हूं। फिर क्यों पुरानी बातें समय मुझे याद दिलाना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे यह सब बातें नहीं सोचना है। जो आया था वह केवल एक कस्टमर था और कोई नहीं। उसके बारे में मैं क्यों सोचूं। दिन में ऐसे ना जाने कितने कस्टमर आते रहते हैं। मुझे कमजोर नहीं बनना है। किसी भी हालत में मन में कमजोरी जैसे शब्द मुझे नहीं पनपने देना चाहिए। कार ड्राइव करते करते आदित्य भी सोच रहा था, जूही आजकल बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, पहले से अधिक खूबसूरत भी लग रही है। पहले कि जूही अब नहीं रही। इतना परिवर्तन कैसे आया। क्या सचमुच उसने बच्चे को जन्म दिया। अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि बहुत हिम्मत वाली है। बिना पिता के नाम के एक बच्चे को जन्म देना हमारे समाज में कोई आसान काम नहीं है। स्वयं को संभालते हुए फिर भी उसने नौकरी भी ज्वाइन कर ली। बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही थी। शायद मां बनने की शक्ति है। मां बनने से शायद सभी औरतें ऐसी ही कॉन्फिडेंट दिखती हैं। मुझे कुछ उससे पूछना था मगर मुझ में उसे
कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पष्ट लग रहा था कि वह बात करना ही नहीं चाहती है। फिर भी मैं कैसे पूछूं, कैसे जानूं कि उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया कि नहीं। मुझे भी तो अपने बच्चे के लिए कुछ कर्तव्य करना चाहिए। कैसे करूं, कोई ना कोई रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा सब कुछ जानने के लिए, परंतु कैसे। उसने तो अपने चारों ओर कछुए जैसे एक खोल बना लिया है। उस खोल को तोड़ना इतना आसान बात नहीं है। सोचते सोचते जाने कब ऑफिस आ गया और आदित्य ने जोर से ब्रेक मारी तो गाड़ी रुक गई। वह कार से निकलने ही वाला था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। देखा उर्वशी का फोन है। हेलो उर्वशी, बताओ क्या बात है, क्यों फोन किया। मुझे लेबर पेन हो रहा है, अस्पताल जाना पड़ेगा, जल्दी से घर आ जाओ। बस थोड़ी देर रुकना तुम। माम तो है तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूं अभी। हाँ माम है, तुम जल्दी से आ जाओ। आधा घंटा रुक पाओगी ना। हाँ हाँ रुक जाऊंगी, तुम देर मत करना। ठीक है रखती हूं, तुम आ जाओ। आदित्य ऑफिस गया और अपने मैनेजर को कुछ समझाया, फिर घर के लिए निकल पड़ा। उसके मन में खुशी थी यह सोच करके कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। जिंदगी की रौनक फिर लौट आएगी। उर्वशी और उसके बीच में इतनी दूरी पैदा हो गई थी कि साथ रह करके भी दोनों साथ नहीं हैं, बस केवल जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। जिंदगी में उमंग और तरंग भरने के लिए कोई आ रहा है, जिसके बारे में सोच करके ही आदित्य रोमांचित हो रहा है। आदित्य जल्दी से एम्बुलेंस बुला करके उर्वशी को लेकर के गया। उर्वशी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सद्य जन्मे शिशु का मुख सद्य प्रफुल्लित कोई पुष्प सा लग रहा है। देख करके आदित्य का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खबर पा करके अखिलेश चोपड़ा भी आ गया अस्पताल। अखिलेश चोपड़ा और निशा चोपड़ा दोनों बहुत खुश हैं एक सुंदर सा पोता पा करके। आदित्य को उत्तराधिकारी मिल गया, इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। अखिलेश चोपड़ा और निशा चोपड़ा के लिए उर्वशी मां बन करके खुश है, मगर कहीं ना कहीं मन में एक कसक है। बच्चे का मासूम सा मुखड़ा देख करके उर्वशी खुश होने की कोशिश तो कर रही है, मगर मन में जो घाव है उसमें उठता हुआ दर्द पूरी तरह खुश होने नहीं दे रहा है। शादी से पहले आदित्य को लेकर के ना जाने क्या क्या सपने देखे थे उसने, मगर शादी होते ही सपने टूट करके बिखर जाएंगे कभी सोचा ही नहीं था। इंसान जो सोचता है हमेशा वही मिले यह आवश्यक नहीं है। नियति ने किसकी डेस्टिनी कैसी लिखी है किसी को खबर नहीं है। जूही ने भी कब सोचा था कि सपने इस तरह से टूट करके बिखर जाएंगे एक दिन। आदित्य ने भी कब सोचा था कि दूसरी शादी करके खुशी नहीं होगा। जूही के प्रति उसका प्रेम तो था, मगर उर्वशी से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जीने का भी सपना देखा था उसने। शायद भाग्य विधाता ने बर्दाश्त नहीं किया। जूही के साथ जो अन्याय हुआ उसकी सजा मिली आदित्य को। क्या पता समय को क्या मंजूर है। आदित्य उर्वशी के पास ही बैठा था। उसने भी इस बात पर गौर किया कि उर्वशी उतनी खुश नहीं है जितना उसे होना चाहिए। क्या बात है उर्वशी, तबीयत तो ठीक है ना? तुम उदास सी लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, तबीयत ठीक है। फिर कौन सी बात है जो तुम्हें चुभ रही है? सोच रही हूं इस बच्चे का भविष्य क्या है, कैसा जीवन मिलेगा इसे। जन्म लेते ही माता पिता अलग हो जाएंगे। माता पिता दोनों का प्यार एक साथ नसीब नहीं होगा इस बच्चे को। उर्वशी तुम चाहो तो हम फिर से एक साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं, अपने लिए ना सही इस बच्चे के लिए। यह संभव है क्या आदित्य? तुम जिस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो वह सब सुनने के पश्चात तो मेरे जैसे कोई भी लेडी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगी। सब अपमान सहा जा सकता है, मगर कोई चरित्रहीन कह करके अपमान करे तो सहना मुश्किल है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी उर्वशी। हम दोनों अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए साथ साथ रह करके जिएंगे। जब हमें एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, तो केवल एक बच्चे के लिए पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? एक छत के नीचे रह करके कोई बहुत बड़ा हादसा हो उससे पहले ही हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते हैं? नहीं आदित्य, यह संभव नहीं है।
तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं, ना तुम्हारे प्यार में कोई गर्माहट है। अभी हम दोनों ही यंग हैं, पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते हैं। समय रहते हमें आगे की जिंदगी के लिए सोचना चाहिए। तुम किसी और को चाहते हो, परंतु वह है कौन मुझे आज तक पता नहीं चला। जिसे तुमने इतना दुख दिया है, मुझसे अलग होने के बाद उसे जरूर अपना लेना। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक मेरे पास रहो। मैं जितना हो सके तुम दोनों को ध्यान रखूंगा, अपने बच्चे को समय दूंगा। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तुम चाहो तो मुझसे अलग हो जाना। ठीक है, बच्चे के लिए मैं यह बात मान सकती हूं, मगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। तुम कभी मुझ पर कोई दबाव मत बनाना। मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है। अगर तुम इस बात के लिए तैयार होते हो तो मैं एग्री हूं, केवल बच्चे के लिए। उर्वशी की बात सुन करके आदित्य मन ही मन सोचने लगा, मैं भी तुमसे अलग ही रहना चाहता हूं उर्वशी। मैं भी जानता हूं कि तुम्हें जो प्यार देना चाहिए था नहीं दे पाया, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास जाता हूं तो मुझे जूही का चेहरा दिखाई देता है। जूही जैसे कह रही हो, आदि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, किसी और लड़की के साथ ऐसा धोखा मत करना। उसकी रोती हुई आंखें मुझे दिखाई देती हैं, दो मासूम सी आंखें जिन आंखों में केवल मेरे लिए प्यार ही प्यार था। वह प्यार तुम्हारी आंखों में कभी नजर आई ही नहीं। जूही का चेहरा सामने आते ही मेरा पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है और मन में हुक सी उठती है। क्या हुआ आदित्य, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे बच्चे को साथ लेकर के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी है। इस तरह मैं नहीं जी सकती हूं। मैं तैयार हूं उर्वशी। ठीक है, फिर बच्चा जब 2 साल का हो जाएगा तब हम अलग हो जाएंगे। तुम इसका विरोध मत करना, मुझे खुशी खुशी अलग होने देना। डाइवोर्स पेपर पर केवल एक सिग्नेचर की आवश्यकता है, करने में मत हिचकिचाना। वादा करो तो मैं तुमसे सहमत हो जाऊंगी। मेरा वादा रहा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। परंतु बच्चा अगर माँ के लिए रोया तो कैसे संभाल पाऊंगा उसे? संभालने के लिए तुम्हारी माम तो हैं। कुछ दिन रोएगा, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। आदित्य की बात सुन करके उर्वशी मन ही मन सोचने लगी, मुझे इस नारकी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। शादी के बाद से एक दिन भी मुझे सुख से जीने को नहीं मिला है। अगर पति का प्यार साथ नहीं हो तो ऐसा रिश्ता निभाने का क्या अर्थ है? पहले के लोग निभा लेते थे, मगर आजकल सब कुछ बदल चुका है। कोई भी लड़की केवल पति के इशारे पर नहीं चल सकती है, इसलिए कभी अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने सम्मान के बारे में सोचती है। सोचने का उन्हें पूरा हक भी है। किसी के इशारे पर कैसे नाच सकती है? नाच भी लेती अगर तुम्हारे प्यार में समर्पण होता। प्यार कभी महसूस ही नहीं किया। ऐसे में ऐसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, बच्चे के लिए मेरा मन रोता है, दुख दुख होता है, मगर क्या करूं? इस तरह अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती हूं। राघवेंद्र मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हूं। वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है, सब कुछ जानता है मेरे बारे में, फिर भी मुझे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ करके आया है। मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, मैं उसके साथ सुखी रहूंगी। इधर बैंक से आदित्य के चले जाने के पश्चात जूही काम करना तो चाहती थी, मगर कर नहीं पा रही थी। लाख समझा रही थी, परंतु मन नहीं मान रहा था। आदित्य के सामने आकर के फिर मन में हलचल पैदा कर दी थी। 1 साल से अपने मन को समझा करके मैंने समय के साथ समझौता कर लिया था, मगर आदित्य को पता चल गया कि मैं इस कारपोरेट बैंक में हूं। ऐसा ना हो कि दोबारा आकर के फिर पुराने जख्म को कुरेदने लगे। लेखा के बारे में तो उसे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। मेरी जिंदगी की बंद किताब के पन्नों को खोलने की कोशिश करेगा, मगर मैं खोलने नहीं दूंगी। बहुत देर से ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा आकर के जूही के पास खड़ा है। यह जूही को पता ही नहीं चला। अपनी भावनाओं की ही दुनिया में उसका मन विचरण कर रहा था। जूही को चिंता करते हुए देखा आकाश मल्होत्रा, इसलिए कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। जूही को लेकर के आकाश मल्होत्रा के मन में भी कुछ भावना पल रही है। यह बात जूही भी अच्छे से समझ रही है, मगर नासमझ बनने का प्रयास करती रहती है। मिस जूही, जैसे ही आवाज कानों में पड़ी, जूही ने हड़बड़ा करके देखा।
पास ही ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा को खड़ा पाया। जूही उठ करके खड़ी हो गई और हड़बड़ा करके कहा, यस सर, जो काम आपको दिया था कंप्लीट हो गया कि नहीं? थोड़ा सा बचा है, अभी हो जाएगा सर, घबराते हुए जूही ने कहा। नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लीजिए, मैंने तो यूं ही पूछा। सॉरी सर, अभी हो जाएगा, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। आप आदित्य चोपड़ा को जानती हैं? उसी के अकाउंट बैलेंसिंग का काम है। आदित्य चोपड़ा की बात सुनते ही जूही के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। नहीं सर, जी सर, एज एक कस्टमर जानती हूं। जानती भी है तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? जानना भी जरूरी है, हमारा वैल्यूएबल कस्टमर है। उन्होंने मेरी कोई शिकायत की है क्या सर? नहीं नहीं, शिकायत नहीं की है, बल्कि आपकी तारीफ कर रहे थे। मैंने तो उनसे ज्यादा बात नहीं की। फिर तारीफ क्या कर रहे थे? बता रहे थे आप दोनों ने एक साथ लंदन में बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। आकाश मल्होत्रा की बात सुनकर के जूही फिर सोचने लगी तो आदित्य ने फिर अतीत के पन्नों को खोल ही दिया। जिसका मुझे डर था वही हुआ। आप क्या सोच रही हैं? आदित्य चोपड़ा ने जो कहा वह सच नहीं है क्या? नहीं, हाँ सर, सच है। इतने बड़े बिजनेसमैन आपका क्लास फ्रेंड है, आपने कभी बताया नहीं। कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए नहीं बताया सर। कहाँ चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक और कहाँ मैंने अपने आप को इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं बताया। वह तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कैसी तारीफ? यही कि आप स्कूल लाइफ से बहुत इंटेलिजेंट हैं। जूही यह सोच करके पसीना पसीना हो गई कि कहीं मिस्टर आकाश मल्होत्रा को मेरी लाइफ के बारे में बता तो नहीं दिया। आदित्य ने सब कुछ बता तो नहीं दिया। अगर पता चल गया तो फिर ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी तारीफ सुन करके भी आप इतनी पसीना पसीना हो रही हैं। लोग तो अपनी तारीफ सुन करके खुश हो जाते हैं। उन्होंने यूं ही कहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। हाँ, अच्छी थी पढ़ने में, मेरे क्लास में रहे होंगे। मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझे पर ध्यान दिया होगा। लंदन बिजनेस स्कूल में भी मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे साथ ही था। कभी देखा था, मगर उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती मैं। खैर जाने दीजिए, आप अपना काम करिए। एक मुस्कुराहट बिखेरते हुए आकाश मल्होत्रा अपने केबिन में चला गया। आकाश मल्होत्रा के जाते ही जूही धम्म से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके माथे पर पसीनों की बूंदें झलकने लगी। मन ही मन सोचने लगी, ना जाने क्या क्या बताया होगा आदित्य ने आकाश चोपड़ा को। हमारी जिंदगी की किताब खोल करके रख दिया होगा। उसे क्या जाता है, परेशानी तो मुझे हो जाएगी। वैसे ही आकाश चोपड़ा जब भी बातें करता है तो उसकी आंखें देख करके लगता है मेरे प्रति आकर्षित है। मैं हमेशा उससे बचने की कोशिश करती हूं, मगर उसने अगर जान लिया तो क्या होगा? मैं क्यों डर रही हूं? कभी ना कभी तो सच सबके सामने आएगा ही। आने दो, डट करके सामना करूंगी। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। आदित्य आएगा तो उसे मैं दो टूक जवाब दूंगी। बैंक की बात को लेकर के घर में आकर के भी आज जूही थोड़ी परेशान सी दिख रही थी। 1 साल के पश्चात आदित्य से मुलाकात और उसकी बातें जूही को परेशान कर रही थी। आदित्य से फिर कभी आमना सामना हो जूही बिल्कुल भी नहीं चाहती है, मगर समय ना जाने क्या चाहता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा ने आकर के जो बातें कही वह भी जूही को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बार बार वही बातें मन को परेशान कर रही है। जूही अपनी बेटी लेखा को लेकर के बैठी थी। लेखा खेल रही थी और जूही का मन कहीं किसी गली में भटक रहा था। अगर बार बार इस तरह आदित्य से मुलाकात हुई तो हर बार उसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ के बारे में आदित्य को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना चाहती। दोबारा वह मेरे लाइफ में आकर के खलबली मचा दे या कतई मुझे मंजूर नहीं है। उससे बचने के लिए क्या किया जाए? क्या मैं मॉम से इस बारे में डिस्कस करूं? कर लूंगी तो शायद कोई रास्ता निकल आएगा। मन में चल रहे झंझावतों का असर उसके चेहरे पर भी उभर करके आ गया। प्रतिभा चाय लेकर के आई तो जूही के चेहरे के भाव को पढ़ लिया। उसे समझ में आ गया कि जूही किसी बात को लेकर के परेशान है। चाय पी ले जूही, थकान दूर हो जाएगी। और बैठे बैठे क्या सोच रही है तू? परेशान सी लग रही है। मुझसे कोई बात मत छुपा।
क्या हुआ ऑफिस में? जूही को परेशान देखते ही तो प्रतिभा का मन आशंका से कांप उठता है। क्या बताऊं माम, जो नहीं चाहती थी वही हुआ। सुन करके प्रतिभा थोड़ी डर गई। क्या हुआ? फिर किसी ने कुछ कहा क्या? किसी परिचित से मुलाकात हो गई क्या? नहीं माम, जिसकी परछाई से भाग रही थी वह परछाई मेरा पीछा कर रही है। क्या आदित्य मिला था? हाँ माम, कारपोरेट बैंक में उसकी कंपनी का अकाउंट है, बैंक का एक वैल्यूएबल कस्टमर है। वह ब्रांच मैनेजर से बहुत अच्छी दोस्ती है उसकी। पता नहीं क्या क्या कह दिया मेरे बारे में ब्रांच मैनेजर से। ब्रांच मैनेजर भी तो मेरे पीछे पागल है। अब इस ब्रांच में रहने का मन नहीं कर रहा है। इतनी जल्दी ट्रांसफर भी नहीं ले सकती। किसी और ब्रांच में ट्रांसफर नहीं ले सकती क्या? इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफर मिलेगा मम्मा? 6 महीने तो हुए हैं, 1 साल हो जाए तो रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है ब्रांच मैनेजर मुझे जाने देगा। फिर क्या करोगी? दोबारा आदित्य आ गया, उससे बातें मत करना और अपने डैड को कुछ भी मत बताना। वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सुन करके और परेशान हो जाएंगे। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती मॉम। आदित्य आएगा तो मुझे उसे कैसे भी करके अवॉइड करना है। कहने दो, जो भी कहता है कभी ना कभी तो सच सामने आएगा। आने दो, सच सामने आएगा तो मुझे क्या, उसे ही लोग गलत समझेंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। किसी दिन इंसल्ट कर दूंगी तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तू एक काम कर, उर्वशी से मिल ले, उसके ऑफिस में जा करके सारी बातें उसे बता दे। उर्वशी सब संभाल लेगी। उर्वशी से जब डांट पड़ जाएगी तो ठिकाने आ जाएगी अकल। किसी के सुखी जीवन में मैं कोई खलल डालना नहीं चाहती मॉम। वो लोग अगर सुखी हैं तो रहने दो, मुझे किसी के जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बात करने की कोशिश करे। अब तक तो तूने हमेशा उसके लिए भला सोचा है, क्या मिला? बुराई ही मिली ना। फिर इतना भला सोचने की आवश्यकता नहीं है। जमाना ऐसा नहीं है, खुद को सेफ रखना बहुत जरूरी है। मैं उनके जीवन में खलल पैदा करने की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी सेफ्टी की बात कर रही हूँ। दोबारा अगर उसने आकर के बात करने की कोशिश की तो मैं एक दिन जाऊंगी उर्वशी से मिलने उसके ऑफिस में। मुझे सारी बातें उसे बतानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। 1 साल हो जाएगा तो मैं ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दूंगी। तब तक हमने जो फ्लैट बुक किया है बसंत कुंज में, फ्लैट भी मिल जाएगा और मैं चांदनी चौक में ट्रांसफर ले लूंगी। हाँ, इस जगह से तो हमें जाना पड़ेगा। तुम्हारे डैड आजकल घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है घर से निकलते ही लोगों की नजरें उनको घूरने लगती हैं। किसी ना किसी से सामना हो जाता है और कुरेद देते हैं पुराना जख्म। नई जगह पर कम से कम इतनी जान पहचान के लोग नहीं रहेंगे। हाँ मॉम, तब तक तो मुझे भी झेलना पड़ेगा। आदित्य को कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। देखते हैं क्या किया जाए। तुम अधिक चिंता मत करना इस बात को लेकर के, और पापा से गलती से भी कुछ मत बताना। जूही आजकल बैंक आ करके थोड़ी सी सहमी सहमी सी रहती है। नजरें इधर उधर घूमती रहती हैं यह देखने के लिए कि कहीं से आकर के देवदूत जैसा आदित्य प्रकट ना हो जाए। एक तो ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा को झेलना पड़ता है, ऊपर से एक और मुसीबत खड़ी हो गई है आदित्य के रूप में। बेचारी जूही करे तो क्या करे। कई बार जूही ने सोचा क्यों ना अपने बारे में आकाश मल्होत्रा को सब कुछ बता दिया जाए ताकि उसका फ्लर्ट करना कम हो जाए, मगर आजकल तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती क्योंकि आदित्य को भी सारी बातें पता चल जाएंगी और मैं किसी भी कीमत पर आदित्य को अपने बारे में नहीं बताना चाहूंगी। मन में एक अजीब सा तनाव द्वंद लेकर के जूही के दिन बीतते जा रहे थे। वह अगर खुल करके सब कुछ बता देती तो आदित्य को सब पता चल जाएगा। चुप रहती है तो मन में ही घुटन रहती है, करे तो करे क्या। गुड मॉर्निंग मिस जूही, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। पीछे से आकाश ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा ने जूही को चौंका दिया। ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा को देख करके जूही खड़ी हो गई और कहा, गुड मॉर्निंग सर, सिट डाउन सिट डाउन। खड़ी होने की आवश्यकता नहीं है, बैठ करके बातें करिए। यस सर, कह करके जूही बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं फिर कौन सी बातें करने के लिए आया है आकाश मल्होत्रा। आप एक बार मेरे केबिन में आइए मिस जूही, कुछ काम समझाना है। यस सर, मैं आती हूँ। पता नहीं क्यों आज जूही का दिल धक धक कर रहा है। कौन सी बात फिर निकाल करके बैठ जाएगा आकाश मल्होत्रा, सोच करके उसे अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे से दरवाजा खोल करके जूही ने मैनेजर के रूम में प्रवेश किया। आइए बैठिए मिस जूही,
जूही ने बैठते हुए कहा। थैंक यू सर, बताइए क्या काम समझाएंगे। बिना कोई भूमिका बांधे आकाश मल्होत्रा ने सीधी बात की। आपके बारे में शिकायत आई है मिस जूही। आप तो जानती ही हैं बैंक कस्टमर को कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कस्टमर जो भी प्रश्न करें या बातें करें रिस्पेक्टफुली हमें जवाब देना है। मैंने किसी भी कस्टमर को अवॉइड नहीं किया है और ना ही किसी के साथ मिसबिहेव किया है सर। किसी ने आपसे शिकायत की है क्या? याद करिए, एक कस्टमर के साथ किया है। जूही मन ही मन सोचने लगी, कहीं आदित्य ने कोई शिकायत तो नहीं की। मैंने उससे बहुत रूडली बात की थी। नहीं करूं तो क्या करूं? पर्सनल बातें पूछ रहा था और मैं ऑफिस में बैठ करके पर्सनल बातें किसी से नहीं कर सकती, आदित्य से तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सोच रही हो मिस जूही, कुछ याद आया? नहीं सर, आप ही बताइए किसने शिकायत की है? कौन है जिसके साथ मैंने मिसबिहेव किया है? मिस्टर आदित्य चोपड़ा से। आपने बहुत रूडली बात की थी। शायद कुछ बातें पूछना चाह रहा था। आपको पता है चोपड़ा एंड सन्स कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है और वह हमारा वैल्यूएबल कस्टमर है। ऐसी कंपनी के मालिक के साथ आप इस तरह की बातें नहीं कर सकती हैं, बहुत सख्ती से कहा आकाश मल्होत्रा ने। आकाश मल्होत्रा की बात सुनकर के जूही सोचने लगी, कितनी बड़ी कंपनी है, आपसे अच्छी तरह से मैं जानती हूँ और आदित्य चोपड़ा कितना शरीफ इंसान है यह आप मुझसे अच्छा नहीं जानते हैं, मगर बता नहीं सकती, यही मेरी मजबूरी है। आप जो भी कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मिस्टर आदित्य चोपड़ा ने मेरी शिकायत की है। डायरेक्ट शिकायत भी नहीं की, मगर आपके बिहेवियर से अनहैप्पी जरूर है। सर, अगर कोई कस्टमर पर्सनल बात करना चाहे तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर तो आपको मना कर देना चाहिए। बैंक में केवल बैंक से संबंधित बातें ही करनी चाहिए। आदित्य चोपड़ा मुझसे पर्सनल बातें ही पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मना किया। पर्सनल बातें करने के लिए तो उनको बात बुरी लग गई। बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? पर उसने तो कहा वो आपका हाल चाल पूछ रहे थे और आपने रूडली बात की। जब मैं उनको जानती ही नहीं तो फिर हाल चाल क्यों पूछना? ऐसा नहीं है मिस जूही, इंसानियत के खातिर कोई भी पूछ सकता है कि हाउ आर यू, हाउज गेट गोइंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। बैंक के स्टाफ का कस्टमर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस नाते कई बार वे आकर के हाल चाल पूछते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और ना ही पर्सनल बातों में दखल अंदाजी कहते हैं इसे। आज आकाश मल्होत्रा थोड़ा सा अनहैप्पी था। मुझे अगर पसंद नहीं हो तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में आप मना कर सकती हैं, परंतु पोलाइटली, रूडली नहीं। वैसे भी जब बैंक ज्वाइन करते हैं तो कस्टमर से किस तरह बिहेवियर करना है और कैसा संबंध रखना चाहिए, इस बारे में स्पष्ट बताया जाता है। आपको सभी बात पता है, फिर आप किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बैंक के लिए कस्टमर सब कुछ है। मैंने उनको पहले पोलाइटली मना किया था, फिर भी दोबारा पूछा तो मैंने रूडली कहा था। इतनी गलती हो गई मुझसे। गलती नापने का कोई पैमाना नहीं होता है। गलती तो गलती है, चाहे इतनी सी हो चाहे ज्यादा हो। बैंक एक ही बात जानती है कि कस्टमर का ईगो हर्ट हुआ है, उसने खुद को अपमानित महसूस किया है। दैट्स ऑल। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है मिस जूही, आदित्य चोपड़ा से बात करने के लिए, उसकी कंपनी में काम करने के लिए लोग पागल हैं और आप हैं कि बात ही नहीं करना चाहती हैं। कारण क्या है? वैसे आप दोनों क्लासमेट भी रह चुके हैं, क्लासमेट होने के नाते भी तो बात कर ही सकती हैं। आदित्य चोपड़ा से इतनी एलर्जी क्यों है आपको? क्या मैं जान सकता हूँ? कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं सर। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत बातें ऑफिस में करना ठीक नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप मिस्टर आदित्य चोपड़ा को समझा दीजिए कि मुझसे व्यक्तिगत बातें ना करें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतने वैल्यूएबल कस्टमर से मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता। हमारे बैंक में उनका एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनके व्यक्तिगत बातों में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वे किससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यह मैं कैसे तय कर सकता हूं? आप स्वयं ही उनसे निपट लेना, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। यू नो
कस्टमर इज ऑलवेज राइट, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जूही से नजरें मिलाए बिना ही कहा आकाश मल्होत्रा ने। जूही ने एक बार आकाश मल्होत्रा की ओर देखा और कहा थैंक यू सर, और वह तेज कदमों से चल करके केबिन से निकल गई। गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, तो आदित्य इस हद तक जा सकता है। जब मैंने उससे बात करने से मना कर दिया तो जा करके ब्रांच मैनेजर से शिकायत कर दी। उसका ईगो हर्ट हुआ है। इतना ईगो वाला है तो क्यों आया था मुझसे बात करने के लिए? मैं खुद तो नहीं गई थी उससे बात करने। बात भी करना है तो बैंक से संबंधित बात करें, व्यक्तिगत बातें क्यों करे कोई, चाहे मेरी बैंक नौकरी रहे या ना रहे। मैं आदित्य से किसी भी बात और कीमत पर पर्सनल बातें नहीं करूंगी। जूही आकाश मल्होत्रा के रूम से वापस आते आते यही सोच रही थी, मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस आदित्य को सही करने के लिए। दोबारा अगर मुझसे व्यक्तिगत बातें करने की कोशिश की तो मुझे उससे निपटना पड़ेगा। उसे मैं जरा भी ढील नहीं दे सकती। एक बार उसको मौका मिल गया तो धीरे धीरे मेरे व्यक्तिगत जीवन में घुलने की कोशिश करेगा, और या मैं कतई नहीं होने दे सकती हूँ। अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में उसे एक बात भी जानने नहीं दूंगी, खासकर लेखा के बारे में। उस इंसान को बिल्कुल भी हक नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में झांके और फिर से तूफान उठे। मुझे हर हाल में लेखा को इस तरह धोखेबाज इंसान से बचा के रखना होगा। लेखा मेरी बेटी है, केवल मेरी बेटी। अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचाने के लिए मुझे चाहे जितनी जोखिम उठाना पड़े उठाऊंगी, परंतु हार नहीं मानूंगी, और आदित्य से तो बिल्कुल भी नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है। धोखेबाज इंसान, शर्म की कोई नामो निशान भी नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी मुझसे मुलाकात करने, बात करने आ गया। चैन से जीने भी नहीं देता है, स्पाइनलेस पर्सन। गुस्से से जूही की आंखें आग बरसा रही थी। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय लिया और तेज कदमों से चल करके अपनी सीट पर जाकर के बैठी। प्रतिभा लेखा को लेकर के सामने लान में खेल रही थी और जूही के आने का इंतजार कर रही थी। जूही के आने के बाद चाय भी सब लोग मिल करके पीते हैं। चाय की तलब हो रही थी, मगर अभी तक जूही घर नहीं पहुंची। उसके मन में थोड़ी चिंता भी हो रही थी। जूही के ना आने के कारण उसका मन फिर सोच की गली में भटकने लगा। पता नहीं क्यों देर हो रही है, कहाँ अटक गई है। अब तक तो घर आ जाना चाहिए था। हो सकता है काम ज्यादा हो इसलिए थोड़ी देर हुई हो, मगर मुझे एक बार फोन तो करना ही चाहिए था उसे। प्रतिभा अपनी सोच की दुनिया में विचरण कर ही रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी तो देखा जूही का फोन है। हेलो, बोलो बेटा, फोन क्यों किया अभी? अभी तो तुम घर की ओर निकल रही हो ना? नहीं मॉम, मैं किसी काम से एक जगह जा रही हूँ इसलिए फोन किया। आने में देर हो सकती है, चिंता मत करना। घर में आकर के सारी बातें आपको बताऊंगी। आप और डैड चाय पी लेना। लेखा क्या कर रही है? आपको तंग तो नहीं कर रही है? ज्यादा तंग करे तो थोड़ी देर अंजलि को संभालने के लिए दे देना और आप दोनों चाय पी लेना। नहीं, तंग नहीं कर रही है, मेरे साथ खेल रही है। ठीक से जाना बेटा और ठीक से आना। हाँ मॉम, आप चिंता मत करो। बड़े बड़े अक्षरों में मेन गेट पर बोर्ड लगा था, उर्वशी इंटीरियर डिजाइन एंड कंपनी। नाम से ही पता चल गया कि यह उर्वशी कपूर का ऑफिस है। दरबान से पूछने पर उर्वशी कहाँ बैठती है बता दिया उसने। जूही सीधा उर्वशी के रूम के सामने आकर के रुकी। दरवाजा खुला हुआ था। उर्वशी अंदर ही बैठ करके कुछ काम करने में व्यस्त थी। जूही को थोड़ी झिझक हो रही थी, मगर आज मन में जो दृढ़ निश्चय लेकर के निकली है उस निश्चय ने उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करने दिया। बिना देर किए उसने दरवाजे पर नॉक किया और धीरे से पूछा, मे आई कम इन मैम? एक बहुत ही मीठी सी आवाज कानों में पड़ी तो उर्वशी ने नजरें उठा करके देखा। बहुत वेल ड्रेस एंड स्मार्ट ब्यूटीफुल लेडी दरवाजे पर खड़ी मिली। पहली नजर में वह ठीक से पहचान नहीं पाई, फिर भी चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बिना देर किए ही उसने कहा, यस कम इन। जूही धीरे धीरे जा करके उर्वशी के सामने जा करके खड़ी हो गई। उर्वशी दिमाग पर जोर डाल रही थी, इस लड़की को कहीं तो देखा है। उसे याद आया तो उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओह मिस जूही, सिट डाउन सिट डाउन। थैंक यू मैम, बैठते हुए जूही ने कहा। हाउ आर यू मिस जूही?
आई एम गुड, थैंक्स, हाउ आर यू, आई एम आल्सो गुड। बताइए कैसे आना हुआ? एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, आपके पास थोड़ा सा समय होगा? क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वह इसलिए कि बातें थोड़ी लंबी हैं। आपके पास समय नहीं है तो फिर कभी आ सकती हूँ, हट सी दिखाते हुए जूही ने कहा। नहीं, मेरे पास समय है, आप कह सकती हैं। आप भी तो अपना समय लेकर के आई हैं, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं तो मुझे आपका समय देना चाहिए, एक मीठी मुस्कान बिखेरते हुए उर्वशी ने कहा। उर्वशी की मुस्कान और बात से जूही काफी प्रभावित हुई। जितनी दिखने में खूबसूरत और स्टाइलिश है उर्वशी, बातों में भी उतनी ही मिठास है और भी है। बिजी होने के बावजूद भी मुझे अपना कीमती समय देने के लिए झट से तैयार हो गई। आप जितनी ऊपर से खूबसूरत हैं, आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है, जूही ने तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू वेरी मच। हर इंसान में इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। आप इतनी दूर से मुझसे बात करने आई हैं और मैं मना कर दूं, यह तो इंसानियत नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं, शुरू करिए, सुनने के लिए तैयार हूं। और हाँ, शाम का वक्त है, मतलब चाय पीने का समय है। आप चाय लेंगी या कॉफी? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप तकलीफ मत करिए। तकलीफ कैसी? मैं कोई चाय कॉफी बना तो नहीं रही हूँ, पास में ही कॉफी हाउस है, सर्वेंट जा करके आ जाएगा लेकर के। ठीक है, फिर चाय मंगा लीजिए, चाय की तलब मुझे भी हो रही। दरअसल ऑफिस से बिल्कुल सीधा आपके पास चली आ रही हूँ, चाय पीने का वक्त ही नहीं मिला। या हुई ना बात, मुझे आपकी साफ गोई अच्छी लगी। फिर उर्वशी ने सर्वेंट को आवाज लगाते हुए कहा, माधव 2 कप चाय ले आना। जी मैडम, जी अभी लेकर के आता हूँ, सर्वेंट ने कहा और चाय लेने चला गया। चलिए मिस जूही, जब तक चाय आती है तब तक आप बात शुरू कर दीजिए। उर्वशी को जिज्ञासा हो रही थी। जूही कुछ देर चुप हो करके सोचने लगी, कहां से शुरू करूं, क्या हुआ? आप एकदम खामोश हो गई। झिझक छोड़िए, बिल्कुल बिंदास बात बोलिए। आपकी पर्सनल बात भी होगी तो भी बात मुझ तक सीमित रहेगी, किसी और को पता नहीं चलेगा। कभी भी मुझ पर आप यकीन कर सकती हैं। मैम, बात आपके हस्बैंड के बारे में है, इसलिए सोच रही हूं कहां से शुरू करूं। अच्छा, आप मेरे हस्बैंड को तो पहले से ही जानती हैं, उनके ऑफिस में काम भी कर चुकी हैं, वहीं पहली मुलाकात हुई थी हमारी। क्या किया मेरे हस्बैंड ने? आपके हस्बैंड को मैं स्कूल लाइफ से जानती हूं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना कह करके जूही फिर रुक गई और सोचने लगी। सब बातें बता दूं क्या? जान करके उर्वशी को दुख तो नहीं होगा या गुस्सा तो नहीं हो जाएगी? जो भी हो, बातें करने आई हूं तो बतानी तो पड़ेगी। जूही को खामोश देख करके उर्वशी ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा, आप फिर क्यों चुप हो गई? मैंने कहा ना, आप जो भी बताना चाहती हैं बिंदास बता सकती हैं, कहिए कहिए क्या कहना चाहती हैं। उर्वशी ने दिलासा दिया तो फिर जूही ने अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया। दोस्ती आगे चल करके प्यार में बदल गई। हम दोनों ने ही MBA एक ही यूनिवर्सिटी से की है, लंदन से। वहीं से हम लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। इंडिया में आकर के हम दोनों लिव इन में रहे। जूही की बातें सुनकर के उर्वशी की आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। शादी के बाद ही मुझे आदित्य पर शक हुआ था, उसके बिहेवियर से लगा था कोई ना कोई उसके दिल में है। उससे शादी करके मुझे कभी भी उसका सच्चा प्यार नहीं मिला। यूं कह सकती हो कि उसने मुझे कभी भी सच्चा प्यार दिया ही नहीं। मैं जानना तो चाहती थी कि कौन है उसके दिल में, परंतु आज तक मुझे पता नहीं चला। तो वह कोई और नहीं, आप ही हो। अगर मुझसे सच्चा प्यार होता तो आदित्य आपसे क्यों शादी करता? मेरी दौलत के लिए? बेबाकी से बोला उर्वशी ने। उसके पास दौलत की कमी है क्या? उसे और भी दौलत चाहिए थे। उसने मेरे साथ धोखा किया है, आपके साथ भी धोखा किया। मेरी बात छोड़ो, आप अपनी बताओ। आपने शादी के लिए जोर नहीं डाला था क्या? बहुत जोर डाला था, कोर्ट मैरिज करने के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। परंतु उसके डैड के खिलाफ जाकर के कोई काम करना नहीं चाहता था, बल्कि मुझ पर जोर डाल रहा था कि मैं अबॉर्शन करा लूं। जूही की बात सुन करके फिर उर्वशी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी तो उसने पूछा, मुझे यह अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी। अच्छा, यह बात लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय नहीं सोचा था क्या?
एक लड़की की जिंदगी खराब करने की बात समझ में आई। अगर डैड के खिलाफ नहीं जा सकता था तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आवश्यकता क्या थी। सो सैड। आपके बारे में जान करके मुझे बहुत दुख हुआ। फिर आपने क्या किया, अबॉर्शन करा लिया क्या? नहीं, मैं तो आदित्य का सच्चा प्यार करती थी, इसलिए अबॉर्शन कैसे कराती। पहले प्यार की पहली निशानी मुझ में भी जिद आ गई थी और मैंने ठान लिया कि इस बच्चे को जन्म दे करके अच्छी तरह परवरिश करूंगी और एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। आपने जो भी सोचा वह बहुत हिम्मत का काम है। सचमुच आप बहुत हिम्मत वाली हो। अच्छा, आपका बेटा है या बेटी? बेटी है, बहुत प्यारी सी है, 2 साल की हो गई है। मेरा भी एक बेटा है 1 साल का। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। आदित्य जैसे हस्बैंड मिले हैं, शहर में बहुत मशहूर हैं, इज्जतदार हैं। इज्जतदार माई फुट स्पाइनलेस पर्सन। गुस्से से उर्वशी का चेहरा तमतमा गया। क्या हुआ मैम, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप गुस्सा हो गईं। तुम पर गुस्सा नहीं हो रही हूं, गुस्सा तो मुझे उस चीटर के ऊपर आ रहा है। उसने तुम्हें भी चीट किया है और मुझे भी चीट किया है। ही इज द चीटर। उर्वशी की बात सुनकर के जूही बिना पूछे रह नहीं सकी, इसलिए पूछा आपके साथ उसने क्या किया? बताया ना, मेरी दौलत के कारण उसने मुझसे शादी की, परंतु कभी भी मुझे सच्चा प्यार नहीं दिया। उसके प्यार में गर्माहट ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरी दौलत के लिए शादी की और निभाने के लिए निभा रहा है। कोई अपनापन नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। मुझसे बात हुई थी कि हम दोनों मिल करके बिजनेस चलाएंगे, परंतु उसने मेरे बिजनेस में कभी भी कोई मदद नहीं की। मैं अकेले ही सारा कुछ संभालती हूँ। इतनी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, दौलतमंद वाइफ पा करके भी खुश नहीं है, फिर तो वह किसी भी तरह खुश नहीं हो सकता है। मेरी छोड़ो, तुम क्या शिकायत लेकर के आई हो वह बताओ। जिस कारपोरेट बैंक में मैं जॉब करती हूँ उस बैंक में चोपड़ा एंड सन्स कंपनी का अकाउंट है। आदित्य चोपड़ा कभी कभी आते हैं। एक दिन अचानक मुझे उसने बैंक में देख लिया और मुझसे बातें करने की कोशिश की। हाय हेलो मैंने किया, परंतु मेरी व्यक्तिगत बातों में इंटरेस्ट लेने लगा। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी व्यक्तिगत बातें जाने। आज पहली बार मैंने आपको व्यक्तिगत बातें बताई हैं, आप पर भरोसा किया है, इसलिए मैंने जब 2 टूक जवाब दिया कि मैं व्यक्तिगत बातें किसी से नहीं करना चाहती, प्लीज आप मुझसे व्यक्तिगत बातें ना करें, तो उनको बहुत बुरी लग गई और उसने मेरे ब्रांच मैनेजर को शिकायत कर दी कि मैंने बहुत रूडली बिहेव किया। आज ब्रांच मैनेजर ने मुझे बुला करके बहुत भरा बुरा कहा। मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी, इसलिए मैंने तय किया कि आपसे आकर के सारी बातें बताऊं ताकि आप अपने हस्बैंड को समझा सकें, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगी। दुख किस बात की? मैं स्वयं उससे डिवोर्स लेने वाली हूं। हम दोनों में यह तय हुआ है कि बच्चे को जन्म देने के पश्चात 2 साल एक साथ रहेंगे। मेरे कहने का मतलब एक ही छत के नीचे रहेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे। मैं अपने बच्चे के लिए वादा निभा रही हूँ। 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद मुझे डिवोर्स केस करना है। बच्चे के लिए मन दुखता है, परंतु क्या करूं, जहां 2 लोगों के बीच में प्यार नहीं है, कैसे एक छत के नीचे रहें बताओ। मैं आदित्य से कोई बात नहीं करती, ऑफिस से जाती हूँ, थोड़ा सा समय अपने बेटे को देती हूँ, उसके बाद उसको लेकर के सो जाती हूँ, सुबह फिर ऑफिस आ जाती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। फिर तो उस बैंक में काम करना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती आदित्य से किसी तरह की बात करूं और मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में उसे कुछ बोलूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बहुत मुश्किल में पड़ करके आपके पास आई थी। आप एक काम क्यों नहीं करती, बैंक रिजाइन कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से तो मुझे बैंक की नौकरी मिली है, रिजाइन करूंगी तो कैसे बच्चे की परवरिश करूंगी। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी। बहुत कोशिश की थी, कहीं नहीं मिली, तब बैंक में मिली है। आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, बैंक में जितनी सैलरी मिलती है उससे ज्यादा सैलरी देंगे। मेरा वादा रहा। आप जैसी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और स्मार्ट कैंडिडेट्स चाहिए हमें। लंदन से MBA है तो बिजनेस का नॉलेज तो है। मुझे एक एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर की जरूरत है जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के सेल को और अधिक बढ़ा सके। यह काम बहुत अच्छे से कर लेंगी, मुझे पता है। पता क्या, मुझे विश्वास है। उर्वशी की बात सुनकर के खुशी के मारे जूही क्या कहेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी अच्छी
अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बहुत ही उत्साह के साथ कहा, थैंक यू, थैंक यू। उर्वशी मैम, आपको कैसे थैंक यू दूं, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक्स की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे लिए एक वैल्यूएबल पर्सन हैं। उस आदित्य से डरना छोड़िए और बिंदास अपनी लाइफ का आनंद लीजिए। सुंदर सी बिटिया है, उसकी अच्छे से परवरिश करिए। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मुझे उर्वशी कहोगी और मैं तुम्हें जूही। दो टूटे हुए दिल आज मिले हैं, इसलिए एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो कब ज्वाइन कर रही है मेरी कंपनी? पहले बैंक रिजाइन कर दूं, उसके बाद आपसे फोन पर बात कर लूंगी। आप जब बताएंगी ज्वाइन कर लूंगी। फिर आप कहा ना हम दोनों दोस्त हैं। सॉरी, तुम दोनों ही अपनी बातों पर खिलखिला पड़ी और माहौल में जितना तनाव था सब दूर हो गया। उर्वशी के कमरे से निकल करके गाड़ी तक जाते जाते जूही यही सोच रही थी, अच्छा ही हुआ उर्वशी से मिलने आना। अगर मिलने नहीं आती तो इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलते। बैंक में रह करके परेशानी होती रहती है, कभी आदित्य से सामना करना पड़ता है और कभी आकाश मल्होत्रा से। दोनों ही एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन आदमियों पर तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए, पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। जिंदगी में एक बार गलती कर चुकी हूं, दोबारा इस गलती को नहीं दोहराऊंगी। अच्छा हुआ मेरी कंपनी की मालिक एक लेडी है, वह भी उर्वशी जैसी एक लेडी। बहुत मजा आएगा इस कंपनी में काम करने में। बिल्कुल तन मन लगा करके काम करूंगी। उर्वशी के बारे में सोचते सोचते जूही के कदमों को सकारात्मक ऊर्जा मिल गई और वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई अपनी कार की ओर। जूही का रिजाइनिंग लेटर देख करके ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जूही बैंक रिजाइन करेगी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले ही तो उसने बैंक ज्वाइन किया था। एक बार बैंक में नौकरी लग जाने के बाद कोई भी इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ता है। लोग बैंक की नौकरी पसंद करते हैं। बहुत देर तक वह हाथ में लेटर लेकर के कारण सोचता रहा तो जूही समझ गई कि आदित्य चोपड़ा ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। उसने तो केवल इतना कहा था कि मिस जूही इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वे उसे पहले से जानते हैं। मैंने ही अपने मन की भड़ास निकाली मिस जूही पर। मैंने शायद ठीक नहीं किया, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी। अब उसे कैसे मनाऊं? मैं आई कमिन सर। जूही ने अंदर आने की अनुमति मांगी। जूही की आवाज सुनकर के आकाश मल्होत्रा जैसे नींद से जाग उठा। यस यस कमिन, थोड़ा सा गंभीर होकर के कहा आकाश मल्होत्रा ने। जूही अंदर जा करके उनके सामने खड़ी हो गई तो आकाश मल्होत्रा ने बैठने के लिए कहा। थैंक यू सर। बैठते हुए जूही ने कहा, मिस जूही आप बैंक रिजाइन कर रही हैं, पर क्यों? आकाश मल्होत्रा के चेहरे पर तनाव दिख रहा था। सर मुझे इससे अच्छी जॉब मिल गई है। बैंक की जॉब को तो लोग बहुत अच्छी मानते हैं, आप बैंक छोड़ रही हैं, कोई और कारण होगा? प्लीज आप खुल करके बताएंगी। नहीं सर, और कोई कारण नहीं है। मैंने कई कंपनियों में अप्लाई किया था तो मुझे अच्छी जॉब मिल गई है। जूही ने थोड़ा सा झूठ बोला। कौन सी कंपनी में जॉब मिल गई है? उर्वशी इंटीरियर डिजाइन एंड कंपनी में। यह कंपनी तो आदित्य चोपड़ा की वाइफ की है, उर्वशी चोपड़ा की कंपनी है। यस सर, आपने सही कहा। कौन सा पोस्ट मिला है आपको? एक्सिक्यूटिव सेल्स मैनेजर। छोटा सा जवाब दिया जूही ने। बैंक से ज्यादा सैलरी दे रही है क्या कंपनी? कहा तो है बैंक से ज्यादा सैलरी देंगी, और मुझे जॉब इसलिए पसंद है क्योंकि उसका मालिक भी एक लेडी है। तो आप जेंट्स के साथ काम करने से घबराती हैं? मेरे हिसाब से आप ऐसी तो नहीं है, क्योंकि आपने लंदन से एमबीए किया है। क्या आपने मेरी बातों को बहुत सीरियसली ले लिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अप्लाई किया था, कंपनी ने बुला लिया, इसलिए मैं जा रही हूँ। वैसे भी थोड़ा बहुत मैं उर्वशी मैम को जानती हूँ, बहुत अच्छी लेडी हैं। तो आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, जाना ही है? मैंने बहुत सोच समझ करके डिसाइड किया है सर। अपने निर्णय पर मैं अटल हूँ। कल जा करके मुझे कंपनी ज्वाइन करना है, सीधा सपाट सा जवाब दिया जूही ने। जूही की बात सुन करके आकाश मल्होत्रा सोच में पड़ गया। तो क्या जूही ने मेरी बातों को दिल से लगा लिया? मैंने तो केवल उसे समझाया था क्योंकि आदित्य चोपड़ा हमारा वैल्यूएबल कस्टमर था। शायद स्वाभिमान को बात लग गई होगी। मुझे भी थोड़ा सॉफ्टली कहना चाहिए था। शायद मैं थोड़ा रूड हो गया था।
अब तो मेरे हाथों से निकल जाएगी जूही, फिर कभी उससे शायद मिल नहीं पाऊंगा। इतने महीनों में क्या उसने मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? मैं उसे चाहता हूं, उसे समझ में नहीं आया, या फिर इसी कारण से बैंक छोड़ रही है? जूही ने देखा आकाश मल्होत्रा को सोच रहा है। वह चुपचाप बैठी थी और सोच रही थी। यहां पर बैठने का कोई मतलब भी नहीं है, मुझे अब जाना चाहिए। सर, अब मैं जाऊं क्या? तो आप बिल्कुल अपने निर्णय पर अटल हैं? अगर आपको प्रमोशन दिया जाए तो आप अपना इरादा नहीं बदलेंगी? आकाश मल्होत्रा किसी भी कीमत पर जूही को रोकना चाहता था। नहीं सर, मैंने उर्वशी मैम से प्रॉमिस किया है, मुझे अपनी बात तो रखनी ही पड़ेगी। वैसे भी मुझे प्रमोशन का लालच नहीं है, मुझे बैंक का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं छोड़ रही हूं। समझ गया, आपको मेरी बात बहुत बुरी लग गई। सच मानिए, मैंने मन से कुछ नहीं कहा, मैंने केवल अपनी ड्यूटी निभाई है, क्योंकि एक वैल्यूएबल कस्टमर की शिकायत थी। कोई भी कस्टमर हो, किसी के पर्सनल लाइफ को जानना चाहे तो कोई भी स्टाफ मेंबर मना कर सकता है। मैंने भी मना किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। खैर छोड़िए, अब मुझे बैंक में रहना ही नहीं है, तो इन बातों में उलझने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने पक्का इरादा कर लिया है। बैंक छोड़ने से आपको कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। बैंक कैसा फायदा? फाइनेंशियल मुझे चाहिए भी नहीं। मैं जानती हूं मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है मुझे तो केवल शांति से काम करना है। टेंशन लेकर के मैं काम नहीं कर सकती। जब मैं अच्छे से काम नहीं कर सकती, बैंक के साथ मैं न्याय नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए। मेरा यह मानना है। जूही ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। ओके, ठीक है, फिर मैंने आपका रिजाइनिंग लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुश होते हुए जूही ने कहा, कभी कभी आप मिलने तो आ सकती हैं, फुर्सत होगी आपके पास। मेरा मतलब है हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो कभी कभी तो मिल सी सकते हैं। अगर मैंने कभी आपको चाय पर बुलाया तो आप आ सकती हैं ना? आकाश मल्होत्रा ने अभी भी जूही से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। आकाश मल्होत्रा की बात सुनकर के जूही को थोड़ा सा गुस्सा आया, परंतु उसने स्वयं को शांत रखते हुए कहा, देखते हैं कब कैसा मौका आता है। इंसान को इंसान का दोस्त होना ही चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। तो आप अभी जाना चाहेंगी? अगर आप परमिशन दें तो जाना चाहूंगी, नहीं तो दिन भर काम कर लूंगी, शाम को जाऊंगी। ठीक है, आप चली जाना, परंतु मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी। पर मैंने कॉफी तो पी ली है, फिर से कॉफी? हाँ चलिए, सीसीडी चलते हैं, वहीं बैठ करके थोड़ी देर बात करेंगे और एक एक कप कॉफी पियेंगे, फिर उधर से ही आप निकल जाना। ना चाहते हुए भी जूही ने हाँ कर दी, क्योंकि उसे जल्दी घर जाने को मिल जाएगा। अपनी प्यारी परी लेखा के साथ थोड़ा सा समय बिताने का मौका मिल जाएगा और माम से भी सारी बातें हो जाएंगी। यही सोच करके उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। सीसीडी में जूही और आकाश मल्होत्रा आमने सामने बैठे थे। 2 कप कॉफी मंगाई, पर कॉफी अभी तक आई नहीं। दोनों ही खामोश थे। आकाश मल्होत्रा सोच रहा था बात कहां से शुरू करे, और जूही सोच रही थी पता नहीं क्या बातें करेगा आकाश मल्होत्रा। लड़कों का काम क्या है, कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर लट्टू हो जाता है। इनके प्यार का कोई भरोसा नहीं है। जब भी किसी लड़की को देखा नहीं कि फ्लर्ट करना शुरू कर जाते हैं। आकाश मल्होत्रा को मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझ पर फिदा हुए जा रहा है। पहले आकाश मल्होत्रा ने ही खामोशी तोड़ी। मिस जूही, आपको क्या कभी मेरे मन की बात पता नहीं चली? अनजान बनते हुए जूही ने आश्चर्य भाव दिखाते हुए कहा, कैसी बात सर? आपको सचमुच कुछ पता नहीं चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरी आंखों को देख करके भी पता नहीं चला, मेरी बातों से भी पता नहीं चला? सच बताइए। आप स्पष्ट कहिए सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनजान बनते हुए जूही ने फिर से कहा, तो आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं आपको पसंद करता हूं, प्यार करता हूं आपसे। आकाश मल्होत्रा की बात सुनकर के जूही थोड़ी देर चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दे। जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा, इसलिए उसने धीरे से कहा, सर आप मेरे लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं क्या?
किसी को चाहने के लिए लाइफ के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, और कोई किसी को छानबीन करके तो नहीं चाहता। चाहत तो उसकी पर्सनालिटी को देख करके ही हो जाता है। आप खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं बस इतना ही जानता हूं, आपको पता है मैं मैरिड हूं या अनमैरिड हूं। आप मिस लिखती हैं, हस्बैंड का नाम भी नहीं लिखती हैं, फिर मैरिड कैसे हुई? ओह, मैं तो भूल ही गई कि हमारे समाज में किसी की शादी हो जाती है तो साथ में हस्बैंड का नाम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज भी किसी लड़की की पर्सनालिटी को हस्बैंड के नाम के बिना समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके ख्याल बहुत ही आधुनिक और क्रांतिकारी हैं। लगता है आप बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, मुस्कुराते हुए कहा आकाश मल्होत्रा ने। हम थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपने अधिकार को समझते हैं। अगर इसे फेमिनिस्ट कहा जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं मान लेती हूँ, मुस्कुराते हुए कहा जूही ने। आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं भी आजकल की लड़कियों को फेमिनिस्ट होना पसंद करता हूँ। अब समय आ गया है कि लड़कियों को भी बराबर का अधिकार मिले। जूही का इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है आकाश मल्होत्रा, पर आकाश मल्होत्रा को पता नहीं है कि जूही जीवन के एक कड़वी सच्चाई का घूंट पी चुकी है। कोई भी मर्द अब उसे इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं कर सकता है। आपके विचार जान करके खुशी हुई मुझे। चलो, मर्द धीरे धीरे मानने लगे, समझने लगे कि लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना कभी पूछा है, जरूरत नहीं समझी। मैं आपकी कलीग, आप ब्रांच मैनेजर, आपके बारे में कुछ भी पूछने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे ऑफिस में पर्सनल बातें करना पसंद नहीं है। जूही ने दो टूक जवाब दिया। आप जानना नहीं चाहेंगी मेरे बारे में? जूही को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी है आकाश मल्होत्रा की। आप खुद बताना चाहते हैं तो बताइए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। किसी व्यक्ति को जानना कोई बुरी बात नहीं है। आकाश मल्होत्रा थोड़ी देर चुप होकर के सोच रहा था कहां से शुरुआत करे। थोड़ी चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, हम दो भाई हैं, मैं छोटा हूं, बड़ा लंदन में है, डॉक्टर है। जूही को लगा फैमिली हिस्ट्री सुन करके मुझे क्या करना है, शॉर्टकट में अपने बारे में बताए तो अच्छा है। लगता है आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, मेरी बात नहीं सुन रही हैं। नहीं सुन रही हूं, आप बताइए, बताते जाइए। भाई के बारे में इसलिए बताया क्योंकि भाई की शादी के समय उसकी ही साली शिखा सिंह से मेरी आंखें चार हुई थी। बहुत खूबसूरत, स्टाइलिश, लंदन से ब्यूटिशियन का कोर्स करके भारत में बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोला। पूरे शहर में एज ए ब्यूटिशियन बहुत फेमस है। वह पहला प्यार का नशा था। वह आधुनिक ख्यालों से लबरेज, बहुत कट्टर फेमिनिस्ट होना मेरे लिए कोई बुराई नहीं है। फेमिनिस्ट शब्द को जो लोग गलत तरीके से लेते हैं उनमें से है शिखा सिंह। शादी के बाद समझ में आया कि उसके कई फ्रेंड हैं जो उसके बहुत करीबी हैं। फ्रेंड्स बनाना भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर फैमिली से ज्यादा अहमियत देना बुरी बात है। शादी के बाद भी वह फ्रेंड में इतनी ज्यादा मशगूल रहने लगी कि मुझे समय ही नहीं देती। कुछ कहता तो जवाब मिलता। मेरे बिजनेस का एक पार्ट है। अगर मैं लोगों से फ्रेंडशिप नहीं रखूंगी तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? मेरी आजादी में तुम खलल नहीं डाल सकते। शादी से पहले ही सब कुछ जानते थे। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। और एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम जो बच्चा चाहते हो ना, वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं माँ बन नहीं सकती। माँ बनने से मैं फिगर मेंटेन नहीं कर पाऊंगी और मेरे पास एक बच्चे को देने के लिए समय नहीं है। अगर बच्चे का शौक है तो एक बच्चा अडॉप्ट कर लो और खुद पालो। इसी बात को लेकर के अक्सर हम दोनों में तकरार हुआ करता था। बात इतनी बढ़ गई कि डाइवोर्स पर आ गई और हम दोनों अलग हो गए। सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। आजाद ख्याल होना, फेमिनिस्ट होना गलत बात नहीं है, मगर मुझे भी अब यह समझ में आ रही है कि आजादी का हम गलत अर्थ में ले लेते हैं कई बार। किसी भी विषय पर बात करके अपना समय बर्बाद करना जूही को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन तो अपनी बेटी लेखा के बारे में सोच रहा था। आप कुछ बोलते बोलते रुक गई। आजादी को लेकर के कुछ बात कर रही थी। आगे भी बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं, आकाश मल्होत्रा उत्सुकता से कहा। बहुत समय हो गया, अगर अब चलेंगे तो अच्छा होगा।
फिर कभी बात करेंगे आपसे। आकाश मल्होत्रा को टालने के लिए जूही ने जाने की बात कही। वह और अधिक देर तक आकाश मल्होत्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ओह, तो आप जाना चाहती हैं, ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए, फिर दोबारा मुलाकात होगी तो बहुत खुशी होगी। आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, अगर मैं कभी आपको बुलाऊंगा तो आप आएंगी ना? जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था आकाश मल्होत्रा। क्या जवाब दे जूही को समझ में नहीं आया, तो बात को यहीं खत्म करने के लिए उसने कह दिया, हाँ हाँ अवश्य, कभी फुर्सत मिलेगी तो अवश्य आएंगे, परंतु अब चलते हैं, ओके बाय, फिर मिलते हैं। कह करके आकाश मल्होत्रा ने एक मुस्कान बिखेर दिया और हाथ हिला करके विदा लिया। जूही भी न चाहते हुए भी एक मुस्कान बिखेर दी और तेज कदमों से आगे बढ़ते बढ़ते सोचने लगी, दुनिया के भीड़ में सभी अकेले हैं, ऊपर से एक हंसी का लबादा ओढ़ करके दिखाने का हर शख्स प्रयास करता रहता है कि वह बहुत खुश है, मगर यहाँ खुशी मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ सच्चा प्यार मिलना गहरे समुद्र में मोती ढूंढने जैसा काम है। किस सीपी में मोती छुपा है या ढूंढने वालों को पता ही नहीं लगता है। ठीक वैसे ही सच्चा प्यार किसके मन में है, मनुष्य को ऊपर से देख करके पता नहीं लग सकता है। आदित्य के प्यार को मैंने भी सच्चा प्यार समझ लिया था और मुझे धोखा मिला। अब देखना है कि उर्वशी मेरी सच्ची दोस्त साबित होती है क्या। तमाम बातें सोचते सोचते अपनी कार के पास आकर के उसके कदम अचानक रुक गए और सोच को विराम चिन्ह लगा दिया। आज जूही जल्दी घर पहुंच गई। देख करके मां प्रतिभा खुश हो गई, मगर फिर वही माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आज जूही इतनी जल्दी इस वक्त घर कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? या मुसीबत भी ना हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। फिर कोई मुसीबत मत देना भगवान। मैं भी हमेशा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। चलो आ ही गई तो पूछ ही लेती हूँ, आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई जूही? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चिंतित होते हुए प्रतिभा ने पूछा। क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकती क्या? मेरी तबीयत ठीक है माम। फिर कैसे आ गई? प्रतिभा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मैं जल्दी आती हूँ तो डरती हो, देर से आती हूँ तो डरती हो। इस तरह से डर डर कर कब तक जीती रहोगी माम? आज एक मजेदार बात हुई है माम। मैंने कल तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। मैं चाहती थी सारी बात पक्की हो जाए पहले, फिर तुम्हें बताऊंगी। खुश होते हुए जूही ने कहा। क्या बात है, बहुत खुश दिख रही हो? हाँ, है ही खुशी की बात माम। अब पहेलियां बुझाती रहोगी या सारी बात खुल करके बताओगी भी? मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। बताती हूँ माम, चाय का टाइम हो रहा है, एक एक कप चाय मिल जाए फिर बैठ करके आराम से बताती हूँ। अपनी परी कहाँ पर है माम? बस थोड़ी देर पहले ही सोई है। अब तक तो शैतानियां कर रही थी मेरे साथ, बहुत नचाती रहती है दिन भर मुझे। क्यों, अंजलि के पास नहीं रहती है क्या? अंजलि घर की नौकरानी है, कुछ देर रहती है फिर नानी नानी करके आ जाती है मेरे पास। अंजलि चाय बना दे हम सब के लिए। अंजलि को आवाज लगाती है प्रतिभा ने। डैड सो रहे हैं क्या माम? हाँ सो रहे थे, अभी उठ गए होंगे शायद। सारी बातें डैड को भी बतानी है कि नहीं, कि केवल मुझे ही बतानी है? सोच रही हूँ पहले तुम्हें बता दूं। तुम्हें अगर लगे कि डैड को बताना चाहिए तो बता दूंगी, वरना डैड को परेशान करने की मेरी इच्छा नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा टेंशन नहीं ले तो अच्छा है। तेरे डैड उठ जाएं उससे पहले ही मुझे बता दे। प्रतिभा अधीर हो उठी। माम, कल गई थी मैं उर्वशी से मिलने। उर्वशी कौन है? दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा प्रतिभा ने। तुम भूल गई क्या? उर्वशी आदित्य की पत्नी है। ओह, याद आया। उससे क्यों मिलने गई थी? फिर कोई मुसीबत ना आ जाए हम पर। उन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। आदित्य के बारे में सारी बातें बताने के लिए बैंक में आकर के मुझसे बात करने की कोशिश करता है, बात ना करूं तो शिकायत करता है। सारी बात मैंने उससे बताई। इससे क्या हो जाएगा? बैंक में तो आएगा और बात करने की भी कोशिश करेगा। उर्वशी रोक पाएगी क्या? उर्वशी मना भी कर देगी तो वह सुनेगा क्या? सिरफिरा इंसान है, उसका नाम ना लेते तो अच्छा है। उसे रोकने की जरूरत नहीं है माम। मैंने बैंक ही रिजाइन कर दिया, तभी तो आज जल्दी आ गई। जूही की बात सुन करके आश्चर्य में उछल पड़ी प्रतिभा। बैंक छोड़ दिया? फिर कैसे चलेगा सब कुछ? इतना अच्छा नौकरी था, बैंक की नौकरी कोई छोड़ता है क्या?
अब क्या करोगी? उर्वशी ने मुझे बैंक में अच्छी नौकरी ऑफर की है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बैंक में रहती तो मुझे आए दिन आदित्य परेशान करता। मैं आदित्य से मिलना नहीं चाहती और ना ही मेरी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उर्वशी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। परंतु उर्वशी भी तो आदित्य की पत्नी है, उसकी कंपनी भी तो आदित्य की कंपनी हुई ना, वहां पर भी आदित्य का आना जाना लगा रहेगा। फिर से उससे मुलाकात हो जाएगी तो फिर क्या करोगी? नहीं आएगा आदित्य वहां पर, क्योंकि उर्वशी आदित्य से डिवोर्स ले रही है। दोनों में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। उर्वशी का एक बेटा है 1 साल का, जब वह 2 साल का हो जाएगा तो उर्वशी डिवोर्स ले लेगी। अभी आदित्य के घर में है, परंतु दोनों में कोई संबंध नहीं है, अर्थात दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। उर्वशी केवल अपने बेटे के लिए रहती है, क्योंकि उसने आदित्य को प्रॉमिस किया था, इसलिए दौलत के लिए शादी की थी, उसके साथ भी नहीं निभा पाया। इन अमीर लोगों का रवैया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। 2 लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई और खुद की भी जिंदगी मझधार में है। ऐसा करके इनको क्या सुकून मिलता है? दौलत किसी को सुकून नहीं दे सकती है। कब इनको यह बात समझ में आएगी? अपनी जिंदगी के साथ साथ 2 बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, यह क्या इंसानियत के लक्षण हैं? दौलत पाने के बाद पता नहीं ये लोग कौन सा सुकून ढूंढते हैं। गलत रास्ता अख्तियार करके दौलत कमा लेते हैं, फिर शांति को खो बैठते हैं और जीवन भर शांति तलाशते रहते हैं। प्रतिभा ने मन की भड़ास निकाल दी। आदित्य को जो करना है करे, मुझे क्या? मुझे तो एक अच्छी फ्रेंड मिल गई है उर्वशी के रूप में। उसकी कंपनी में काम करने में मजा आएगा, क्योंकि उसने मुझे कहा है वह मुझे आजादी देगी अपने काम करने के लिए। मुझे बस अपना काम अच्छा करके उसको दिखाना है। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल जाएगा। मुझे अपने ढंग से काम करने में मजा आता है। सिर के ऊपर हमेशा बॉस का प्रेशर हो तो काम ठीक से नहीं हो पाता है। खुशी खुशी कहा जूही ने। देख संभल करके चलना जूही, पहले अच्छी तरह समझ ले उर्वशी कैसी है। मुझे तो इन अमीरों से बहुत डर लगता है। तेरी जिंदगी में फिर कोई उथल पुथल मचे मैं नहीं चाहती। प्रतिभा ने चिंता जताई। चिंता मत करो मॉम, उर्वशी अच्छी लेडी है, आजाद ख्यालों की है, मगर दिल की अच्छी है। वैसे भी उसके पर्सनल लाइफ से मुझे क्या करना है? उसका बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, खुद ही तो मैंने पीछे हटना ठीक नहीं समझा। मैं सब संभाल लूंगी, बस इस आदित्य का भूत में मेरे सिर पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जूही ने दुनिया बहुत देखी है, अब उसे कोई बहला फुसला नहीं सकता है। उर्वशी को तूने अपने बारे में सब कुछ बता दिया क्या? बताना पड़ेगा मॉम। उसने अगर आदित्य को सब कुछ बता दिया तो क्या करोगी? पता चला कि हमारे घर तक आ गया। उर्वशी उससे बात ही नहीं करती है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है नहीं बताएगी। कहा ना दोनों में कोई संबंध नहीं है, केवल अपने बेटे के लिए रुकी है उसके घर में। और रहा सवाल आदित्य का, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे घर तक आ जाए। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए हिम्मत। कब ज्वाइन कर रही है? कल से ज्वाइन कर रही हूँ माँ। बहुत गुदगुदी सी हो रही है, खुशी से उछलते हुए कहा जूही ने। ठीक है, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। अब बताओ माम, अभी डैड को बताना चाहिए क्या? अभी डैड को कुछ मत बता, ज्वाइन कर ले। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब एक दिन बता देना डैड को। चल चाय बन गई है, चाय पीते हैं। तेरे डैड भी उठ गए हैं। नई कंपनी में आज पहला दिन है जूही का। ऑफिस जाते समय मन में गुदगुदी सी हो रही थी, कैसे होगी कंपनी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, सबके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा कि नहीं। उर्वशी मैम का साथ मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ उनकी पर्सनालिटी में कोई तो बात है जिसके कारण इतनी सक्सेसफुल हैं। अकेली अपनी और डैड की कंपनी दोनों चला रही हैं। गजब की लेडी हैं। कह रही थी आजकल उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। आधुनिक विचारों से लबरेज और जबरदस्त फेमिनिस्ट, मगर फेमिनिज्म को गलत तरीके से नहीं लेती हैं। अगर ऐसा होता तो मां नहीं बनती और बेटे को इतनी अच्छी तरह से परवरिश नहीं करती। 2 साल के लिए ही सही आदित्य से समझौता नहीं करती। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लेडी से आदित्य नहीं निभा पाया। क्या आज भी उसके मन में मेरे लिए वही भावना है, इसलिए उर्वशी को सच्चा प्यार नहीं दे पाया? अगर ऐसा है तो उसे शादी
ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी करके एक और लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ की उसने। मॉम डैड को भी अपने बच्चे के जज्बातों को समझना चाहिए था। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, धन दौलत के लिए बच्चों की खुशी कुर्बान करना कहां तक उचित है। पर आदित्य को लेकर के मैं इतना क्यों सोच रही हूं? मुझे नहीं सोचना है, उसे जो करना है करे। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक से भी मैंने छुटकारा पा लिया है। अब आदित्य मुझसे कभी नहीं मिल पाएगा, मैं मिलना भी नहीं चाहती। इसलिए तो मुझे उर्वशी की कंपनी के बारे में सोचना है। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है उसने, मुझे सक्सेसफुली डील करके दिखाना पड़ेगा। सोचते सोचते जूही जाने कब उर्वशी के कमरे के सामने आ गई, पता ही नहीं चला। उर्वशी अपने कमरे में ही बैठ करके जूही का ही इंतजार कर रही थी। उसे भी एग्जाइटी फीलिंग हो रही है। जूही अच्छे से काम संभाल तो लेगी, इंटेलिजेंट तो है, उम्मीद है सब कर लेगी अच्छे से। लंदन से एमबीए किया है, बिजनेस का नॉलेज है और पहले भी जॉब कर चुकी है। उसके एक्सपीरियंस का फायदा मेरी कंपनी को मिलना चाहिए। वह अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट दिला पाई तो उसका प्रमोशन पक्का है। मे आई कम इन मैम? यस यस कम इन। आई एम वेटिंग फॉर यू जूही। ओह थैंक यू वेरी मच मैम। एक मुस्कान बिखेर दी जूही ने। थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हें काम समझा देते हैं। घर से आने बहुत समय तो नहीं लगता? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बस 40 मिनट लगता है। फिर तो ठीक है, चिंता मत करो। कभी थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, घर की बात है। मुझे तो बस तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। आने जाने के लिए तुम आजाद हो, तुम्हारे सिर पर केवल मैं ही रहूंगी और कोई तुम्हें प्रेशर नहीं देगा। तुम काम अपने ढंग से करो। थैंक यू मैम, आई एम ग्रेटफुल। मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। काम को लेकर के शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। ऑफिस में मैं ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करूंगी, इसलिए मैम और आप कह करके ही बात करूंगी। आफ्टर ऑल कंपनी आपकी है, यू आर माई बॉस। ऑफिस के बाहर कभी मिलूंगी तो आप मेरी फ्रेंड हैं, मुस्कुराते हुए जूही ने कहा। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड स्पिरिट। मुझे पूरा विश्वास है तुम शिकायत का मौका नहीं दोगी। इतना भरोसा जताने के लिए थैंक यू वंस अगेन। मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, इसलिए अच्छे से काम कर पाऊंगी। बिंदास रहो और काम करो। यहाँ पर कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता है, यह मेरा वादा है तुमसे। घर में मॉम डैड को बता दिया सब कुछ? हाँ, मॉम को पता है, डैड को अभी नहीं बताई। उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए सब कुछ सेट हो जाने के बाद ही उनको बताऊंगी। मुझे विश्वास है उनको पता चलेगा तो खुश हो जाएंगे। एक मुस्कान बिखेर दी जूही ने। जिंदगी में इतना बुरा अनुभव होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। बहुत हिम्मत वाली हो तुम। तुमने सिंगल मॉम होने का जो हौसला दिखाया वह काबिले तारीफ है। ना जाने क्या क्या सहा होगा, समाज ने कितने ताने दिए होंगे। सब कुछ सहने के बाद भी होंठों पर यह मुस्कान देख करके तुमसे मुझे प्यार हो गया जूही। तुम रियल फेमिनिस्ट हो। नहीं मैम, रियल फेमिनिस्ट तो वो होती है जो हमारे संस्कार संस्कृति को मानते हुए मर्दों के कंधों से कंधा मिला करके चलती हैं और आगे बढ़ती हैं। मैंने लिव इन रिलेशन में रह करके फेमिनिस्ट शब्द को गलत परिभाषित कर दिया है। आज़ादी और फेमिनिस्ट होने का यह अर्थ तो नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को ताक पर रख दें और मनमानी करें। जिंदगी में इतना बड़ा झटका खाने के बाद मुझे अब पता चला कि सही मायने में फेमिनिस्ट का डेफिनेशन क्या है। तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम दोबारा शादी करने के लिए नहीं सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटी की अच्छे से परवरिश करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मुझे अपनी बेटी को पूरा आज़ादी देनी है, मगर आज़ादी के साथ साथ हमारे कुछ संस्कार और संस्कृति को भी मान करके चलना है। ऐसी शिक्षा देनी है ताकि वह आगे चल करके मेरे जैसी गलती कतई ना करे। उसे जिस रास्ते पर चलना है चलने के लिए आज़ाद रहेगी, मगर आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। स्ट्रगली अपनी बात रखी जूही ने। गुड, वेरी गुड। आज तुमसे मुझे कुछ सीख मिली है। आगे भी मिल बैठ करके बातें करेंगे। तुमसे तुम्हारे विचार और जानने की इच्छा है मुझे, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में भी कुछ डिसीजन लेना है। तुमसे राय अवश्य लूंगी जूही, एज ए फ्रेंड। चलो अब तुम्हें
तुम्हारा केबिन दिखा देते हैं और काम भी वहीं पर बैठ करके समझा देंगे। खूबसूरत मुस्कान बिखेर करके उर्वशी ने कहा। ओके मैम, चलिए। जूही ने भी एक खूबसूरत मुस्कान बिखेर दी। नई कंपनी और पहला दिन, मन में एक उमंग तरंग व खुशी खुशी उर्वशी के कदम से कदम मिला करके अपने केबिन की ओर बढ़ चली। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 6 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।